हेलो स्टूडेंट, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टॉपिक अपना विकास, और इस टॉपिक का आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। आपने अब तक के इस सेकंड पार्ट को पढ़ने के बाद में आपके 6 चैप्टर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कौन से ऑब्जेक्टिव और कौन से फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। तो आपसे एक उम्मीद रखी जाती है कि 6 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियोज़ को देखिए। कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बच्चा, आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आपको घबराना कहीं भी नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन हमें सीखना है। तो चलो समय को खराब किए बगैर हम चलते हैं पार्ट सेकंड में। और पार्ट सेकंड का आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ह्यूगो डी व्रीज ने जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था। आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है इवनिंग प्रिमरोज, दूसरा कहता है ड्रोसोफिला, तीसरा कहता है पाइसम सेटाइवम, और चौथा कहता है ब्रेसिका। और यदि ब्रेसिका का पूरा नाम बोलूं तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिसिस होता है, जिसको सरसों कहते हैं, और ब्रेसिका ओलेरेसिया जो होता है वो गोभी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो डीवरीज नामक वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन का, वो किस पर प्रयोग करते हुए दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवनिंग प्रिमरोज। क्या हो जाएगा बच्चा? इवनिंग प्रिमरोज हो जाएगा। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानव का सर्वाधिक निकट संबंधी है। यानी आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। पहला गोरिल्ला, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा गिबन, चौथा बंदर। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानव का निकट संबंधी माना जाता है? तो ध्यान रखना, चिंपांजी जो है उसका चिंपांजी को मानव का निकट संबंधी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कह रहा निएंडरथल जो मानव है उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। वर्तमान मानव से कम विकसित था, वर्तमान मानव से मिलता जुलता था, या फिर से ऑप्शन कहता है वर्तमान मानव से इसका मस्तिष्क बहुत बड़ा था। ड ऑप्शन कहता है इसका मस्तिष्क वर्तमान मानव के मस्तिष्क से छोटा था। तो निएंडरथल मानव के अंदर इन चारों में से कौन सी विशेषता पाई जाती थी? तो आपको ध्यान रखना है निएंडरथल मानव वर्तमान मानव से कम विकसित था। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न में से औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है। आपको 4 ऑप्शन फिर से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहला कहता है ईस्ट, दूसरा कहता है लाइकेन, तीसरा कहता है बोगेनविलिया, चौथा कहता है पेनस्पर्मिया। इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो औद्योगिक प्रदूषण का सूचक माना जाता है? तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना लाइकेन। लाइकेन को औद्योगिक प्रदूषण का सूचक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जावा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्ट्स इरेक्ट्स होता है, या फिर पिथेकेंथ्रोपस इरेक्ट्स होता है, या फिर होमो हेबिलिस होता है, या फिर द ऑप्शन यानी ए व ब दोनों सही हैं। तो आपको याद रखना है जावा मानव का वैज्ञानिक नाम ए व ब दोनों ऑप्शन सही हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जावा मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो इरेक्ट्स इरेक्ट्स और पिथेकेंथ्रोपस इरेक्ट्स होता है। तो अपना द ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या कहता है? जो जीव वातावरण से प्रभावित होकर के लक्षण ग्रहण करता है वे लक्षण आगामी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ये सिद्धांत देने वाला था डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज, लेमार्क, या फिर विजमेन। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ध्यान रखना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? लेमार्क द्वारा किया गया, डार्विन के द्वारा किया गया, विजमेन के द्वारा किया गया, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा किया गया। अब जब लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो खंडन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हम इस प्रकार से काट देंगे। तो ध्यान रखना, विजमेन नामक वैज्ञानिक ने
किसने? विजमैन नामक वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का खंडन किया था। इस प्रकार से अपना स ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात होती है? देखो पहला ऑप्शन कहता है शार्क का पृष्ठ पंख, दूसरा कहता है व्हेल का फ्लीपर, और तीसरा ऑप्शन कहता है खरगोश का पक्षपाद, और चौथा कहता है या द ऑप्शन कहता है शलभ का पंख। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम मान सकते हैं पक्षी के पंख का समजात अंग? तो आपको याद रखना है जो अपना ब ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी व्हेल का फ्लीपर जो होता है वो पक्षी के पंख का समजात अंग माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में, व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं, ये किसके उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन कहता है संवर्ती अंग के, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुकूली विकिरण के, और तीसरा कहता है अभिसारी विकास के, और चौथा ऑप्शन कहता है समजात अंग के। तो आपको याद रखना है बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में काम आते हैं, और व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके माने जाते हैं? समजात अंग के माने जाते हैं। अब आज का 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। ह्यूगो डी वरीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? देखो पहला ऑप्शन कहता है साल्टेशन, दूसरा कहता है लघु उत्परिवर्तन, और तीसरा कहता है लैंगिक दृश्य प्ररूप परिवर्तन, और चौथा कहता है बहुवर्ण उत्परिवर्तन। तो डी वरीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि जो होती है उसे साल्टेशन कहते हैं। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति उदाहरण है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगा लो इसके ऊपर 5 स्टार। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति उदाहरण होता है अनुकूली विकिरण का, समजात अंग का, स ऑप्शन कहता है अवशेषी अंग का, द ऑप्शन कहता है पूर्वजता का, या प्रत्यावर्तन का। जब किसी मानव में पूंछ पाई जाती है तो ये दर्शाता है पूर्वजता को या फिर प्रत्यावर्तन को दर्शाता है। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जीन को सदैव अपरिवर्तित होते हैं या रहते हैं, इसे कहा जाता है रासायनिक संतुलन, आनुवंशिक संतुलन, भौतिक संतुलन, रासायनिक साम्य। जब जीन कोश सदैव अपरिवर्तित रहता है तो वह जीव क्या रहता है? आनुवंशिक संतुलन में रहता है, यानी उसके आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बने रहते हैं। जिस प्रकार के लक्षण जनकों में पाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार के लक्षण उनसे उत्पन्न होने वाली संतति में दिखाई देते हैं। इस घटना को कहा जाता है आनुवंशिक संतुलन। तो अपना ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का मतलब आज का मानव का वैज्ञानिक नाम होता है इरेक्टस होता है, होमो हेबिलिस होता है, होमो सेपियंस होता है, या फिर क्रोमैग्नोन होता है। तो याद रखना आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तारकीय दूरियों को मापा जाता है, किलोमीटर में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, मील में मापते हैं, या फिर किलो में मापते हैं। तो तारों की दूरी को मापने के लिए एक यूनिट काम में ली जाती है जिसको प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 15 नंबर क्वेश्चन कहता है वे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुरूप अनुकूल हो जाते हैं या अपने आप को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं, उनकी यह क्रिया कहलाती है वंशागति, उत्परिवर्तन, योग्यतम की उत्तरजीविता, या फिर द ऑप्शन कहता है ये सभी। यानी तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो याद रखना वे जीव जो अपने आप को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं उनकी ये घटना कहलाती है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो अपना स ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है पूर्व जीवों के चट्टानों में प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये एक डेफिनेशन, ये कथन दिया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन का कथन है, चार्ल्स बोयल का है, चार्ल्स लोयल का है, या फिर ह्यूगो डी वरीज का है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पूर्व जीवों के चट्टानों में प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं।
तो ये परिभाषा देने वाला वैज्ञानिक था चार्ल्स लोयल। तो अपना स ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से डार्विनवाद की संकल्पना है। तो पहला ऑप्शन है साखनी अवरोहण, दूसरा कहता है प्राकृतिक वर्ण, तीसरा कहता है उत्परिवर्तनवाद और द ऑप्शन कहता है ए व ब दोनों सही हैं। तो आपको याद रखना है डार्विनवाद में ये संकल्पना सामने आई थी, यानी साखनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण दोनों का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है जीवन पहले से विद्यमान, देखो जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यह कथन दिया गया। लेमार्क का है ये कथन, लुईस पास्चर का है, हेलमोंट का है या फिर मूरे का है। पहले दोबारा रिपीट कर देता हूं, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, ये कथन किसने दिया, तो याद रखना लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इस कथन का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से ये जो जैव विकास या विकास वाला जो चैप्टर है इसका ये सेकंड पार्ट आपके सामने रखा गया, जिसमें 18 क्वेश्चन रखे गए हैं और 18 क्वेश्चन के साथ में इस चैप्टर का कर दिया गया पोस्टमार्टम, यानी अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जो आपके सामने नहीं रखा गया और वो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट दोनों पार्ट के अंदर शामिल कर दिया गया बच्चा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये जो 38 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ये जो विकास वाला जो चैप्टर है उससे रखे गए हैं, धैर्यपूर्वक आपको ध्यान से इनको रीड आउट करना है, पढ़ना है, बार बार वीडियोस को देखना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि एक भी नंबर इधर से उधर नहीं हो जाए। अब कल की ऑनलाइन क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।